हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग यूरोप के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यूरोप के इतिहास को पारंपरिक रूप से 4 समय अवधियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो है प्रागैतिक ऐतिहासिक यूरोप लगभग 800 ईसा पूर्व से पहले। दूसरा जो है शास्त्रीय पुरातना जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद है मध्य युग 500 से लेकर 1500 ईस्वी और आधुनिक युग 15वीं सदी ईस्वी। पहले प्रारंभिक यूरोपीय आधुनिक मानव जीवाश्म रिकॉर्ड में लगभग 48,000 साल पहले पुरान पसाल युग के दौरान दिखाई देते हैं। अस्थायी कृषि ने नवपाषाण युग को चिन्हित किया, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में दक्षिण पूर्व से उत्तर और पश्चिम तक फैल गया। बाद के नवपाषाण काल में प्रारंभिक धातु विज्ञान की शुरुआत और तांबे पर आधारित उपकरणों और हथियारों का उपयोग और मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण देखा गया, जैसा कि स्टोनहेंज द्वारा उदाहरण दिया गया है। भारत यूरोपीय प्रवास के दौरान यूरोप में और पूर्व दक्षिण पूर्व से प्रवास देखा गया। शास्त्रीय पुरातनता के रूप में जाना जाने वाला काल प्राचीन ग्रास के शहर राज्यों के उद्भव के साथ शुरू हुआ। बाद में रोमन साम्राज्य पूरे भूमध्य सागरीय बेसिन पर हावी हो गया। जर्मन लोगों का प्रवास काल 4वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ की। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन पारंपरिक रूप से मध्य युग की शुरुआत का प्रतीक, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य अगले 1000 वर्षों तक जारी रहेगा। पश्चिमी साम्राज्य की पूर्व भूमि कई अलग अलग राज्यों में विभाजित हो जाएगी। इसी समय प्रारंभिक स्लाव यूरोप के मध्य और पूर्व भागों में एक विशिष्ट समूह के रूप में स्थापित होने लगा। मध्य युग का पहला महान साम्राज्य सोरलेमेन का फ्रैंकिश साम्राज्य था, जबकि डबेरिया की इस्लामी विजय ने अल अंडालस की स्थापना की। वाइकिंग युग में नॉर्स लोगों का दूसरा बड़ा प्रवास देखा गया, मुस्लिम राज्यों से लेवंत को वापस लेने के प्रयास में। उच्च मध्य युग को धर्म युद्ध का युग बना दिया गया, जबकि सामंतवाद की राजनीतिक व्यवस्था अपने चरम पर आ गई। अंतिम मध्य युग में जनसंख्या में बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि यूरोप को बोबोनिक प्लेन के साथ यूरेशियन स्टेप से मंगोल लोगों को आक्रमण का खतरा था। मध्य युग के अंत में एक संक्रमण कालीन अवधि थी, जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप आमतौर पर 15वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बारूद और प्रिंटिंग प्रेस जैसे तकनीकी परिवर्तन ने युद्ध के संचालन और ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के तरीके को बदल दिया। सुधार ने धार्मिक विचारों के विखंडन को देखा, जिससे धार्मिक युद्ध हुए। अन्वेषण के युग ने उपनिवेशीकरण को जन्म दिया और उपनिवेशों में लोगों को संसाधनों के शोषण से यूरोप में संसाधन और धन आया। 1800 के बाद औद्योगिक क्रांति ने पश्चिमी यूरोप में पूंजी संचय और तेजी से शहरीकरण लाया, जबकि कई देश निरंकुश शासन से संसदीय शासन में परिवर्तित हो गए। क्रांति युग में लंबे समय से स्थापित राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और पलट गई। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के मानचित्र पर पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि बड़े साम्राज्य राष्ट्र राज्यों में टूट गए थे। लंबे समय तक टिके रहने वाले राजनीतिक मुद्दे द्वितीय विश्व युद्ध में जन्म देंगे, जिसके दौरान नाजी जर्मनी ने नरसंहार को अंजाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीतल युद्ध के दौरान यूरोप का अधिकांश भाग आयरन कंटेन द्वारा 100 सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। नाटो और वर्सा संधि युद्ध के बाद की अवधि में उपनिवेशवाद की समाप्ति देखी गई, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय उपनिवेश साम्राज्य नष्ट हो गए थे। युद्ध के बाद की अवधि में यूरोपीय एकीकरण प्रक्रिया का क्रमिक विकास भी हुआ, जिसके कारण यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद इसका विस्तार पूर्व यूरोपीय देशों तक हो गया। 21वीं सदी में यूरोपीय ऋण संकट, यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम की वापसी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर। अब अगर बात करें यूरोप का प्रागैतिहास के बारे में, तो सबसे पहले पाषाण काल की बात करेंगे। आधुनिक मानव ने
उद्भव से पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से यूरोप में स्थानांतरित हो गया था। होमो इरेक्टस जॉर्जिकस जो लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले जॉर्जिया में रहता था, यूरोप में खोजा गया सबसे पहला होमिनिड है। यूरोप में शारीरिक रूप से आधुनिक लोगों की सबसे प्रारंभिक उपस्थिति 45,000 ईसा पूर्व की बताई गई, जिन्हें प्रारंभिक यूरोपीय आधुनिक मानव कहा जाता है। कुछ स्थानीय रूप से विकसित संक्रमणकालीन संस्कृतियाँ इटली और ग्रीस में, उलिजियन जर्मनी में, अल्टमोलियन मध्य यूरोप में, सेजेलेटियन और दक्षिण पश्चिम में चैटेलपोरिनियन बहुत प्रारंभिक तिथियों में स्पष्ट रूप से ऊपरी प्रसार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। फिर भी इन प्रौद्योगिकियों की निश्चित प्रगति ऑर्गिन सियाई संस्कृति द्वारा की गई, जो लेवत, अहमेरियन और हंगरी में उत्पन्न हुई थी। 35,000 ईसा पूर्व तक ऑर्गिनेसाई संस्कृति और इसकी तकनीकी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम निएंडरथल को इबोरियन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। लगभग 29,000 ईसा पूर्व यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में एक नई तकनीक संस्कृति सामने आई। ग्रेवेटियन एक तकनीक संस्कृति बाल्कन से लोगों के प्रवासन के साथ आई है। लगभग 1600 ईसा पूर्व यूरोप में एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे मैगडेलेनियन के नाम से जाना जाता था, जो संभवतः पुराने ग्रेवेटियन में निहित थी। इस संस्कृति ने जल्द ही सोलिट्रियन क्षेत्र और मुख्य रूप से फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल और यूक्रेन के ग्रेवेटियन को पीछे छोड़ दिया। हैम्सबर्ग संस्कृति 14वीं और 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी यूरोप में प्रचलित थी, जैसा कि क्रिसवेलियन, जिसे ब्रिटिश लेट मैगडेलियन भी कहा जाता है, ने कुछ ही समय बाद ब्रिटिश द्वीपों में किया गया। लगभग 12,500 ईसा पूर्व हिम नदी समाप्त हो गई। मैगडेलेनियन संस्कृति सी कायम रही 10,000 ईसा पूर्व, जब यह तेजी से 2 माइक्रोलिथिक संस्कृतियों में विकास हुआ। स्पेन और दक्षिण फ्रांस में एजिलियन, फेडमेरर और फिर दक्षिणी फ्रांस में सौटेरियन और मध्य यूरोप में टार्डेनिसियन, जबकि उत्तरी यूरोप में लिम्बी कॉम्प्लेक्स के हैम्सबर्ग संस्कृति के प्रभाव को सफल बनाया। फेडरमेसर समूह का भी। अब अगर बात करें हम नवपाषाण और ताम्र युग की, बाल्कन में अस्थायी बंदोबस्त के साथ साक्ष्य 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य यूरोप और 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों पहुंच गया था। यूरोप की आधुनिक स्वदेशी आबादी मुख्य रूप से 3 अलग अलग वंशों में निकली। मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता क्रो-मैग्नन आबादी का व्युत्पन्न, प्रारंभिक यूरोपीय किसान जो नवपाषाण क्रांति के अनातोलिया से चले गए, और यमनिया देहाती जो संदर्भ में यूरोप में विस्तारित हुए। भारत यूरोपीय विस्तार, इंडो यूरोपियन प्रवास लगभग ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व यूरोप में शुरू हुआ। 42,500 ईसा पूर्व काल सागर और बाल्कन प्रायद्वीप के आसपास क्षेत्र के माध्यम से अगले 3,000 वर्षों में इंडो यूरोपियन भाषाओं का पूरे यूरोप में विस्तार हुआ। लगभग इसी समय ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी में वर्ण संस्कृति का विकास हुआ। 47,000 से लेकर 42,000 तक ईसा पूर्व में यूरोप का सबसे पुराना प्रागैतिहासिक शहर माना जाने वाला है। अब अगर हम बात करें प्राचीन यूरोप में, जिसमें कांस्य युग की बात करें, तो यूरोप में पहले प्रसिद्ध साक्षर सभ्यता मिनोजन सभ्यता थी, जो क्रेते द्वीप पर उत्पन्न हुई और लगभग 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फली फूली। मिनोअन का स्थान माइनेसियन सभ्यता ले लिया, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के दौरान फली फूली, जब मुख्य भूमि ग्रीस में हेल्डिक संस्कृति मिनोन क्रेतों के प्रभाव में बदल गई थी। और 11,000 ईसा पूर्व प्रमुख माइनेसियन शहर ऑर्गिसिस में माइसेने और तिरिन, मोसेनिया में पाइलस, अर्टिका और एथेंस, बोइटिया में थेब्स और आर्कोमेनेस और थिस्ली में यूलिस थे। क्रेते ने मिसिनियाई लोगों के नोसोस पर कब्जा कर लिया। माइसेनियन बस्ती स्थल एपिरस, मैसेडोनिया, एजिया सागर के द्वीपों, एशिया माइनर के तट पर लेवेन, साइप्रस भी इटली दिखाई दिए।
माइसिनियन कलाकृति माइसिनियन दुनिया की सीमा से काफ़ी बाहर पाई गई है। मिनोअन्स के बिल्कुल विपरीत, जिनके समाज को व्यापार से लाभ हुआ, माइसिनियन विजय के माध्यम से आगे बढ़े। माइसिनियन सभ्यता का योद्धा अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। लगभग 1400 ईसा पूर्व माइसिनियाई लोगों ने मिनोअन सभ्यता को केंद्र केते तक अपना नियंत्रण बढ़ाया और ग्रीक के अपने प्रारंभिक रूप को लीनियर बी में लिखने के लिए मिनियोर लिपि को अपनाया। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर कांस्य युग की सभ्यता के पतन के साथ माइसिनियन सभ्यता नष्ट हो गई। पतन को आमतौर पर डोरियन आक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का वर्णन करने वाले अन्य सिद्धांत भी उन्नत हुए। उधर कारण जो भी हो, LH3C के बाद माइसिनियन सभ्यता निश्चित रूप से गायब हो गई थी, जब माइसिने और तिरिन की साइट फिर से नष्ट हो गई और उनका महत्व खो गया। यह अंत 12वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों के दौरान माइसिनियन सभ्यता की धीमी गति से गिरावट के बाद, जो मरने से पहले कई वर्षों तक चला। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत ने नया संदर्भ खोला। वह था प्रोटो जियोमेट्रिक ज्यामितीय काल की शुरुआत, पारंपरिक इतिहास लेखन का ग्रीक अंधकार युग। कांस्य युग के पतन को तकनीकी इतिहास के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें 13वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान बल्गारिया और रोमानिया से लौह प्रौद्योगिकी का धीमी गति से प्रसार देखा गया था। टुम्लू संस्कृति और मध्य यूरोप की निम्नलिखित उर्नफील्ड संस्कृति रोमन और ग्रीक संस्कृति की उत्पत्ति का हिस्सा थी। क्लासिकल एक्टिविटी की बात करें तो शास्त्रीय पुरातनता, जिसे शास्त्रीय युग, शास्त्रीय काल, शास्त्रीय युग या केवल पुरातनता के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा के बीच सांस्कृतिक इतिहास की अवधि है, जिसमें प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोमन की परस्पर जुड़ी सभ्यता शामिल है। ग्रीको रोमन दुनिया के रूप में एक साथ भूमध्य सागर बेसिन पर केंद्रित है। यह वो अवधि है जिसके दौरान प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम फले फूले और पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में इसका बड़ा प्रभाव था। प्राचीन ग्रीस की बात करें तो हेलेनियन सभ्यता विभिन्न सरकारों और संस्कृतियों वाले शहर, राज्यों तथा पोलिस का एक संग्रह थी, जिन्होंने सरकार, दर्शन, विज्ञान, गणित, राजनीति, खेल, थिएटर और संगीत में उल्लेखनीय विकास हासिल किया। सबसे शक्तिशाली शहर राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेबस, कोरिन्थ और सिरक्यूस थे। एथेंस एक शक्तिशाली होलनेक शहर राज्य था और किलनेस द्वारा आविष्कार किए गए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रारंभिक रूप से खुद पर शासन करता था। एथेंस के नागरिकों ने विद्वान और कार्यकारी विधेयकों पर स्वयं मतदान किया। एथेंस सुकरात, प्लेटो और पॉलिटेक्निक अकादमी का घर था। होलनेक शहर राज्यों ने काला सागर और भूमध्य सागर, एशिया माइनर, सिसिली और मेगमा ग्रीसिया में दक्षिणी और तटीय उपनिवेश स्थापित किए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक एशिया माइनर ने यूनानी शहर राज्यों को फारसी साम्राज्य में शामिल कर दिया, जबकि उत्तरार्ध ने बाल्कन और पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय लाभ हासिल किया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुछ यूनानी शहर राज्यों ने आयोनियन विद्रोह में फारसी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जो विफल रहा। इसने मुख्य भूमि ग्रीस पर पहले फारसी आक्रमण को जन्म दिया। आगामी ग्रीको फारसी युद्धों के दौरान, अर्थात ग्रीस के दूसरे फारसी आक्रमण के दौरान और ठीक थर्मोपाइलो की लड़ाई और ऑर्टमेडियम की लड़ाई के साथ, कोरिस के इस्तुमुस के उत्तर लगभग पूरे ग्रीस पर कब्जा कर लिया गया था फारसियों। लेकिन ग्रीक शहर राज्यों ने प्लाटिया की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की। ग्रीको फारसी युद्धों की समाप्ति के साथ फारसियों को अंततः यूरोप में अपने क्षेत्रों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रीको फारसी युद्धों और ग्रीक शहर राज्यों की जीत ने यूरोपीय इतिहास में पूरे आगे के पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित किया और इसके आगे के स्वैर को निर्धारित किया। कुछ यूनानी शहर राज्यों ने फारस को लड़ना जारी रखना डेलियन लीग का गठन किया गया, लेकिन इस लीग ने नेता के रूप में एथेंस की स्थिति से स्पार्टा को प्रतिद्वंदी पेलोपोनेशियन लीग बनाने के लिए प्रेरित किया। पेलोपोनेशियन युद्ध शुरू हुआ और पेलोपोनेशियन लीग विजयी रही। इसके बाद स्पार्टन आधिपत्य के प्रति असंतोष के कारण
कोरिथियन युद्ध हुआ और इलेक्ट्रा की लड़ाई में स्पार्टा की हार हुई। उसी समय उत्तर में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और पहले शताब्दी ईसा के बीच थ्रेसियन ओडिसियन साम्राज्य पर शासन। हेलेनिक अंदरूनी लड़ाई में ग्रीक शहर राज्यों को कमजोर बना दिया और मुसडियन की फिलिप द्वितीय ने ग्रीक शहर राज्यों को अपने नियंत्रण में एकजुट कर लिया। फिलिप द्वितीय के बेटे, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, पड़ोसी फारस पर आक्रमण किया, उसके डोमेन को उखाड़ फेंका और अपने में मिला लिया। साथ ही मिस्र पर आक्रमण किया और भारत तक पहुंच गया। इन क्षेत्रों में लोगों को संस्कृतियों के साथ संपर्क बढ़ाया, जिससे शुरुआत हुई। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों डायोडोची द्वारा शासित कई राज्यों में विभाजित हो गया। डायोडोची ने संघर्षों की एक श्रृंखला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे डायोडोची के युद्ध कहा जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में केवल 3 प्रमुख राज्य बचे थे: टोलमिक मिस्र, सेल्यूसिड साम्राज्य और मैसेडोनिया। इन राज्यों ने यूनानी संस्कृति को बैक्ट्रिया जैसे सुदूर क्षेत्रों तक फैलाया। ग्रीक शिक्षा का अधिकांश हिस्सा नवजात रोमन राज्य द्वारा आत्मसात कर लिया गया, क्योंकि यह इटली से बाहर की ओर विस्तारित था। अपने दुश्मनों के एकजुट होने में असमर्थता का फायदा उठाते हुए रोमन चढ़ाई के लिए एकमात्र चुनौती कॉर्थेज के फोनिशियन कॉलोनी में आई थी और 3 प्यूनिक युद्धों में इसकी हार हुई। रोमन आधिपत्य की शुरुआत को चिन्हित किया गया। पहले राजाओं द्वारा शासित फिर एक सेंट्रियल गणराज्य रोमन गणराज्य के रूप में रोम पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ऑगस्टम और उसके शताब्दी उत्तराधिकारियों के अधीन एक साम्राज्य बन गया। रोमन साम्राज्य का केंद्र भूमध्य सागर में था, जो इसके तट पर स्थित सभी देशों को नियंत्रित करता था। उत्तरी सीमा राइन और डेन्यूब नदियों द्वारा चिन्हित थी। सम्राट ट्रोजन के तहत साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 5,90,00,000 किलोमीटर भूमि की सतह को नियंत्रित किया गया, जिसमें इटालिया, गैलिया, डेलमेटिया, एक्टिनिया, ब्रिटानिया, बेटिका, हिस्पानिया, थ्रेस, मैसेडोनिया, ग्रीस शामिल है। मोसिया, डेसिया, पुनिया, मिस्र, एशिया माइनर, कंपोडिया, अर्मेनिया, काक्सस, उत्तरी अफ्रीका, लेवंत और मेसोपोटामिया के कुछ हिस्से। पेक्स रोमाना विषय क्षेत्र में शांति, सभ्यता और एक कुशल केंद्रीकृत सरकार की अवधि 3री शताब्दी में समाप्त हो गई, जब गृह युद्धों की एक श्रृंखला ने रोम की आर्थिक और सामाजिक ताकत को कमजोर कर दिया। 4वीं शताब्दी के सम्राट डियोक्लेटियन ने कॉन्स्टेंट साम्राज्य को पश्चिमी भाग में रोम में राजधानी के साथ पूर्वी भाग में बिजान्टियम एवं कॉन्स्टेंटिनोपल में राजधानी के साथ विभाजित करके गिरावट की प्रक्रिया को धीमी करने में सक्षम थे। कॉन्स्टेंटिनोपल को आमतौर पर पूर्वी रूढ़िवादी सभ्यता का केंद्र माना जाता है, जबकि डायोक्लेटियन ने ईसाई धर्म को गंभीर रूप से सताया। कॉन्स्टेंटाइन ने 313 में मिलान के आदेश के साथ ईसाइयों के राज प्रायोजित उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की। इस प्रकार चर्च के लिए रोमन साम्राज्य का राज्य चर्च बनने के लिए मंच तैयार किया गया। उत्तरी यूरोप से आने वाली सेनाओं द्वारा रोमन साम्राज्य पर बार बार हमला किया गया और 476 में रोम अंततः गिर गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टस ने जर्मनी के राजा ओडोएसर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उत्तर पुरातनता और प्रवासन काल की बात करें तो जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 312 में क्रॉस के बैनर तले रोम पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने 313 में मिलान का आदेश जारी किया था। 311 में श्रीडिका के आदेश से पहले रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की वैधता की घोषणा की। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने आधिकारिक तौर पर रोमन साम्राज्य की राजधानी को रोम से ग्रीक शहर बेंजेटाइन में स्थानांतरित कर दिया, जिसका नाम इन्होंने नोवा रोमा रखा। बाद में इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। थियोडोसियस प्रथम, जिन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था, 395 में अपनी मृत्यु तक संयुक्त रोमन साम्राज्य की अध्यक्षता करने वाले अंतिम सम्राट होगा। साम्राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य रावेना में केंद्रित था
और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बिजेंटीन साम्राज्य कहा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल केंद्रित था रोमन साम्राज्य पर हुनिक, जर्मनिक, स्लाविक और अन्य बर्बर जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया गया। 476 में अंततः पश्चिमी भाग हेरली सरदार ओडेसर के हाथ में आ गया। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में रोमन सत्ता का पतन हो गया था और इस पतन के परिणाम स्वरूप सत्ता में शून्यता आ गई थी। रोम का केंद्रीय संगठन, संस्थाएं, कानूनी और शक्ति टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र प्रवासी जनजातियों के आक्रमण के लिए खुले थे। समय के साथ सामंतवाद और मानवतावाद का उदय हुआ, जिसे भूमि और श्रम के विभाजन के साथ साथ कानून और सुरक्षा का एक व्यापक और असमान पदानुक्रम प्रदान किया गया। वो स्थानीयकृत पदानुक्रम आम लोगों के उस भूमि के साथ बंधन पर आधारित जिस पर वे काम करते थे, और एक स्वामी के साथ जो किसानों के बीच विवादों को निपटाने के लिए स्थानीय कानून प्रदान करेगा और प्रशासन करेगा, साथ ही बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। जल्दी पश्चिमी प्रांतों पर 3 महान शक्तियों का प्रभुत्व होने वाला था। पहला फ्रांसीसियों में फेरेंक्स, जिसने वर्तमान फ्रांस और जर्मनी का अधिकांश भाग शामिल था। दूसरा इबेरियन प्रायद्वीप, विसिगोथिक साम्राज्य, और तीसरा इटली और पश्चिमी बाल्कन के कुछ हिस्सों में। एस्ट्रोगोथिक साम्राज्य को बाद में 568 से 774 में लोम्बार्ड साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। हालांकि इन शक्तियों ने बड़े क्षेत्रों को कवर किया, लेकिन इनके पास क्षेत्रों और इलाकों को नियंत्रित करने के लिए रोमन साम्राज्य के महान संसाधन और नौकरशाही नहीं थी। अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां स्थान प्रभुओं पर छोड़ दी गई। दूसरी ओर इसका अर्थ अधिक स्वतंत्रता भी है, विशेषकर अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में। इटली में थियोडोरिक द ग्रेट ने अपने द्वारा निर्मित नई दुनिया का सांस्कृतिक रोमनावीकरण शुरू किया। उन्होंने रेवेना को रोमानो ग्रीक संस्कृति की कला का केंद्र बनाया और उनके दरबार ने लैटिन और साहित्य और दर्शन के विकास को बढ़ावा दिया। इबेरिया में राजा चिंदास्विंथ ने विसिगोथ संहिता बनाई। पूर्वी भाग में प्रमुख राज्य शेष पूर्वी रोमन साम्राज्य था। सामंती व्यवस्था, नए राजकुमारों और राजाओं का उदय हुआ, जिनमें से सबसे शक्तिशाली संभवतः फ्रैंक के शासक शार्लेमेन था। 800 में अपनी विशाल क्षेत्रीय विजय से मजबूत होकर शार्लेमेन को पोप लियो द्वारा रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया, जिससे पश्चिमी यूरोप में उसकी शक्ति मजबूत हो गई। शार्लेमेन ने शासनकाल में पश्चिमी में नए जर्मनिक रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य की शुरुआत। उसकी सीमाओं से बाहर नई सेनाएं एकत्रित हो रही थी। कीविनरस अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रहे थे। ग्रेट मोराविया बढ़ रहा था, जबकि एंगल्स और सैक्सन अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे थे। 6वीं शताब्दी की अवधि के लिए पूर्वी रोमन साम्राज्य घातक संघर्षों की एक श्रृंखला में उलझा हुआ था। पहले फारसी सासनिविद साम्राज्य के साथ, उसके बाद उभरते इस्लामिक खलीफा रशीदुन और उम्मेद का हमला। 650 तक मिस्र, फिलिस्तीन और सीरिया के प्रांत मुस्लिम सेनाओं से हार गए। इसके बाद 7वीं और 8वीं शताब्दी में हिस्पानिया और दक्षिण इटली मुस्लिम विजय देखे। बुल्गारियाई साम्राज्य के हस्तक्षेप के बाद पूर्व से अरब आक्रमण को रोक दिया गया। उत्तर शास्त्रीय और मध्यकालीन यूरोप की बात करें तो मध्य युग आमतौर पर 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक आधुनिक युग की शुरुआत तक माना जाता है। जो राष्ट्र राज्यों के उदय विभाजन से चिन्हित था। सुधार में पश्चिमी ईसाई धर्म, इतालवी पुनर्जागरण में मानवतावाद का उदय, यूरोपीय विदेशी विस्तार की शुरुआत, जिसने कोलंबियन एक्सचेंज की अनुमति दी। कई लोग सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम को पहला बिजान्टिन सम्राट मानते। यह वह था जिसने 324 में शाही राजधानी को निकोमेडिया से बिजान्टियन में स्थापित कर दिया, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल या नोवा रोमा के रूप में फिर से स्थापित किया गया। रोम शहर से डायोक्लेटियन के शासनकाल के बाद से राजधानी के रूप में काम नहीं किया गया। कुछ लोग थियोडोसिस प्रथम के शासनकाल में ईसाई धर्म द्वारा बुतप्रस्त रोमन धर्म को आधिकारिक तौर पर प्रतिस्थापित करने या 395 में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य की शुरुआत की तारीख बताते हैं।
जब साम्राज्य रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल में राजधानियों के साथ 2 भागों में विभाजित हो गया था। अन्य लोग इसके बाद में 476 में बताते हैं, जब पारंपरिक रूप से अंतिम पश्चिमी सम्राट माने जाने वाले रोमुलस आर्गेस्टुलस को पदच्युत कर दिया गया था। इस प्रकार ग्रीक पूर्व में सम्राट के पास एकमात्र शाही अधिकार रह गया। अन्य लोग हेराक्लियस के समय से साम्राज्य के पुनर्गठन की ओर इशारा करते हैं, जब लैटिन शीर्षक और उपयोग को आधिकारिक तौर पर ग्रीक संस्करणों से बदल दिया गया था। किसी भी मामले में बदलाव धीरे धीरे हुआ। 330 तक जब कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी नई राजधानी का उद्घाटन किया तो नारकीकरण और ईसाईकरण को बढ़ाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। आमतौर पर साम्राज्य को 1453 में ओटोमन तुर्कों के हाथ कॉन्स्टेनोपल के पतन के बाद समाप्त माना जाता है। जस्टिनियन का प्लेग एक महामारी थी जिसने 541 और 542 को वर्षों में अपनी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल सहित बिजान्टिन साम्राज्य को पीड़ित किया था। ऐसा अनुमान है कि जस्टिनियन के प्लेग के लगभग 100 मिलियन लोग मारे गए थे। इसके कारण यूरोप की जनसंख्या 541 और 700 के बीच लगभग 50% कम हो गई। इसने मुस्लिम विजय की सफलता में भी योगदान दिया हो सकता। अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान बिजान्टिन साम्राज्य यूरोप में सबसे शक्तिशाली आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य बलों में से एक था और कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक था। अब अगर हम बात करें प्रारंभिक मध्य युग की, तो प्रारंभिक मध्य युग 500 से और 1000 तक लगभग 5 शताब्दी तक फैला। यूरोप के पूर्व और दक्षिण पूर्व में नए प्रमुख राज्य बने। अवार खगनेट, ओल्टग्रेड बुल्गारिया, खजर खगनेट और डेन्यूब बुल्गारिया लगातार बिजान्टिन साम्राज्य के आधिपत्य से प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे। 7वीं शताब्दी में बिजान्टिन इतिहास इस्लाम और खलीफाओं के उदय से बहुत प्रभावित हुआ। मुस्लिम अरबों ने सबसे पहले रशीदून खलीफा के पहले खलीफा अबू बकर के तहत ऐतिहासिक रूप से रोमन क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिन्होंने रोमन सीरिया और रोमन मेसोपोटामिया में प्रवेश किया। चूंकि बिजान्टिन और पड़ोसी ससानिडस के समय के साथ साथ गंभीर रूप से कमजोर हो गए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से लंबे समय तक चलने वाले और लगातार बिजान्टिन सासेनिक युद्ध थे, जिसमें उम्र के तहत 602 और 628 का चरम बिजान्टिन सासेनिक युद्ध शामिल। दूसरे खलीफा मुसलमानों ने पूरी तरह से सासेनिक फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका और निर्णायक रूप से सीरिया और मेसोपोटामिया, साथ ही रोमन फिलिस्तीन, रोमन मिस्र और एशिया माइनर और रोमन उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त। 17वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में फारस की मुस्लिम विजय के बाद इस्लाम काक्सस के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसके कुछ हिस्सों बाद में अस्थायी रूप से रूस का हिस्सा बन गया। यह प्रवृत्ति, जिसमें हमलावर मुस्लिम ताकतों द्वारा विजय और इसके द्वारा इस्लाम का प्रसार भी शामिल है, उमर के उत्तराधिकारियों उमैयद खलीफा के तहत जागरा, जिसने शेष मध्य सागरीय उत्तरी अफ्रीका और अधिकांश इबोरियन प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। अगले शताब्दियों में मुस्लिम सेना साइप्रस, माल्टा और क्रेते, सिसिली और दक्षिण इटली के कुछ हिस्से सहित यूरोपीय क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम रहे। हिस्पानिया की मुस्लिम विजय तब शुरू हुई जब मुस्लिम ने 711 के बर्बर जनरल तारिक इब्न जियाद के तहत हिस्पानिया के ईसाई विसिगोथिक साम्राज्य पर आक्रमण किया। वे 30 अप्रैल को जिब्राल्टर पहुंचे और उत्तर की ओर बढ़े। अगले वर्ष तारिक की सेना ने उसके अरब श्रेष्ठ मूसा ड नुसैर की शामिल हो गए। 8 साल के अभियान के दौरान अधिकांश इबेरियन प्रायद्वीप को मुस्लिम शासन के तहत लाया गया था। छोटे क्षेत्रों और बड़े पैमाने पर पाइनरीज में बास क्षेत्रों को छोड़कर 711 में विसिगोथिक हिस्पानिया कमजोर हो गया था, क्योंकि यह सिंहासन के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण गंभीर आंतरिक संकट में डूब गया था। मुसलमानों ने अपनी विजय हासिल करने के लिए हिस्पानिया विसुगित समाज के भीतर संकट का फायदा उठाया। अरब नाम अल अडलस के तहत यह क्षेत्र विस्तार उमैयद साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी घेराबंदी बुल्गारिया के टॉरवेल के हस्तक्षेप के बाद असफल रूप से समाप्त हो गया और उमैयद राजवंश को कमजोर कर दिया और उनकी प्रतिष्ठा भी कम कर दी। 722 में डॉन पेलायो ने मोनजा की मुस्लिम सेना का सामना करने के लिए 300 एरूर सैनिकों की एक सेना बनाई
क्वार्डेगा की लड़ाई में स्टुअर्ट्स ने अरब मोर्स को हराया, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। ईसाई जीत ने रिकोन्क्विस्टा की शुरुआत की और ऑस्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना को चिन्हित की। इसका पहला संप्रभु डॉन पेलोबो था। विजेताओं का इरादा यूरोप में अपना विस्तार जारी रखना और पाइनरेंज के पार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का था, लेकिन 732 में पाइटियर्स की लड़ाई में फ्रैंकिश नेता चार्ल्स मार्टेल्स हार गए। उम्मेद को 750 में अबेसिडस द्वारा उखाड़ फेंका गया और 756 में उम्मेद ने इबेरियन प्रायद्वीप में एक स्वतंत्र अमीरात की स्थापना की।